बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमारे 9th का जो लेक्चर है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइम हमने जो आइसोटोप को एक्सप्लेन किया है तो उसी टॉपिक का जो बकिया हमारे पास कुछ है। आज हमने आइसोटोप ऑफ कार्बन को जो है डिटेल में डिस्कस करना है। कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप है, एक कार्बन 12 है, तो एक कार्बन 13 और एक हमारे पास कार्बन 14। अगर हम इनकी बात करें तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि तमाम जो आइसोटोप हैं इनके अंदर एटॉमिक नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तमाम चीजें जो है सेम होती है। जस्ट यहाँ जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन के अंदर होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर जो है डिफरेंस हमारे पास मौजूद है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तमाम आइसोटोप के सिमिलर है। यहाँ हमारे पास कार्बन 12 के जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 6 है और कार्बन 13 के अंदर 7 और कार्बन 14 के अंदर 8। तो यही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर डिफरेंस आने की वजह से हमारे पास इनका मास नंबर जो है चेंज होता है, जबकि इन तमाम का जो एटॉमिक नंबर है वो सिमिलर है और वो 6 है और पीरियोडिक टेबल के अंदर इनको एक ही पोजीशन के ऊपर जो है वो रखा गया है। जस्ट कार्बन 12 वहां पर शो की गई है, तो कार्बन 13 और 14 वैसे शो कर दिए जाते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जो है बनाई गई। तो इसके बाद हम देखते हैं इनकी नेचुरल जो अकरेंस है। ये जो हमारे पास कार्बन 12 का आइसोटोप है ये ऑलमोस्ट 98.8% जो है नेचुरली मौजूद है, जबकि कार्बन 13 1.1% जो है मौजूद होता है और ये कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव है और उसकी काफी कम मिकदार यहाँ पर पाई जाती है। कार्बन 14 जो है ये आगे हम जाकर एप्लीकेशन में देखेंगे, ये कार्बन डेटिंग में भी काम आता है और ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक के अंदर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस वगैरह का मैकेनिज्म भी डिस्कस करने के लिए हमारे पास काम में आ रहा है। इसके बाद हम कार्बन के आइसोटोप के बाद आइसोटोप ऑफ क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन के भी हमारे पास 2 आइसोटोप हैं, एक क्लोरीन 35 है और एक हमारे पास क्लोरीन 38 है। दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सिमिलर है, जस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लोरीन की पोजीशन भी सिमिलर है। तमाम आइसोटोप को हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एक ही पोजीशन में शो किया जाता है और इसकी अगर नेचुरल अकरेंस देखी जाए तो हमारे पास क्लोरीन 35 जो है ये तकरीबन 75.5% है और जो हमारे पास क्लोरीन 38 है ये 24.23% मौजूद है। ये तो हमारे पास अकरेंस है क्लोरीन की। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोटोप ऑफ यूरेनियम की। तो यूरेनियम के भी हमारे पास 3 आइसोटोप है, एक यूरेनियम 234 है, 235 है और 238 है। बिल्कुल सिमिलर, इधर भी आइसोटोप तो कोई भी हो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, जस्ट न्यूट्रॉन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो इसको अगर हम आगे लेकर चले तो कार्बन 238 जो है 238 ये हमारे पास नेचुरली ज्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद होता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो यूज होता है वो हमारे पास यूरेनियम 235 होता है। तो हम 238 को पहले 235 के अंदर चेंज कर लिया जाता है और इसके बाद जो है हम अपने जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर हम ये पहुंचा देते हैं। ये जो यूरेनियम हमारे पास मौजूद है ये हमारे पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट जो है डीजी खान के अंदर इंडस रिवर के एक साइड पर मौजूद है और वहां पर हमारे पास सिंपल प्लांट भी मौजूद है जो यूरेनियम 238 को 235 के अंदर चेंज करते हैं और इसके बाद तमाम हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जैसे कि चश्मा, कराची और हमारे पास पिंडी के रावलपिंडी के अंदर है उनको फिर इसको सप्लाई कर दिया जाता है। तो यूरेनियम 238 जब इसको हम इसकी फिशन करते हैं, इसको तोड़ते हैं तो ये थोरियम आइसोटोप के अंदर और हेलियम पार्टिकल के अंदर चेंज होता है। तो इस दौरान हमें बहुत सारी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिलती है। इस एनर्जी को हम क्या करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एस्टिमेटेड जो हमारे पास वैल्यू है कि 1 ग्राम अगर हम यूरेनियम 235 या 238 को फिशन करें, इसकी ब्रेक करें, जितनी हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है इतनी एनर्जी हमें तकरीबन 1700 किलोग्राम कोयला बर्न करने के बाद भी मिल सकती है।
तो यूरेनियम जो है इसके अंदर इतनी जो है पावर या एनर्जी ज्यादा है, इसी एनर्जी को हम इस्तेमाल करके न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूरेनियम को ब्रेक डाउन करके इससे मिलने वाली एनर्जी से हम पानी को स्टीम बनाते हैं, गर्म करते हैं और देन टरबाइन को इसके साथ हम चलाते हैं और टरबाइन हमें जो है चलने के बाद मैक्सिमम एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो इसके साथ साथ ये जो हमारा आइसोटोप का टॉपिक था, कल हमने जो है प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने आइसोटोप की डेफिनेशंस और दो इंपॉर्टेंट जो है शार्ट भी देखे थे कि आइसोटोप अलाइक कैसे हैं और आइसोटोप एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो इसके साथ साथ हमने तमाम जो है आइसोटोप्स जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट के आइसोटोप हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनके बहुत सारे इसके अलावा आइसोटोप मौजूद हैं, लेकिन हम उनको डिटेल के अंदर जो है हायर क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। अब हम जो है इसकी एप्लीकेशन की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे कि ये जो हमारे पास आइसोटोप है, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास डेली लाइफ के अंदर कहां-कहां यूज होते हैं और इनको हम किन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए यहाँ हमारे पास अगर हम बात करें आयोडीन 131, ये हमारे पास ट्रेसर के तौर पर इस्तेमाल होता है थायराइड ग्लैंड के प्रॉब्लम। हमारी ये जो गर्दन है इसके नीचे वाली साइड पर दोनों साइड पर दो थायराइड ग्लैंड है जो यहाँ पर मौजूद है और हमारी ग्रोथ का जो है जिम्मेदार भी है। तो यहाँ हम आयोडीन 131 इसके अंदर अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये गाइटर का डिजीज काज करते हैं, उसकी जो डायग्नोसिस वगैरह है उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह से सोडियम 24 ये फ्लो ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर फ्लो का एक नॉर्मल निजाम है। अगर कहीं पर हमारी आर्टरीज या वेन के अंदर कोई ब्लॉकेज आती है उसको ट्रेस करने के लिए उसके अंदर आयोडीन 123 इस्तेमाल होता है। और कोबाल्ट 60 जो है ये हमारे पास कैंसर के डिफरेंट सेल हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनकी श्रिंकेज के लिए, उनको जो है डैमेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और हमारे पास इसी तरह से कार्बन 14 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी बात अभी हमने की थी कि हम एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ये जो कार्बन 14 है ये एक्चुअली हमारे पास पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करने के लिए डिफरेंट जो हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शन है उनके मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस किया जाता है। और कार्बन डेटिंग के लिए भी ये कार्बन 14 इस्तेमाल होती है। कार्बन डेटिंग एक्चुअली ये होता है कि हमारे पास स्पेसिमेन होते हैं, ओल्ड स्पेसिमेन वो हमारे पास डिफरेंट स्पून हो सकते हैं, हमारे पास एनिमल के बाकियात हो सकते हैं और पौधों के बाकियात, इन तमाम की एज जो है हम कार्बन डेटिंग के थ्रू जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ये जानवर, पौधा या ये स्पून कितने 100 साल पुराना है, उन तमाम चीजों को हम कार्बन डेटिंग से डिस्कस कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी आपके पास कार्बन 14 की मदद है। क्योंकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, जब इसे हम डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं और ये डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर चलता है तो रेडिएशन जो है इमिट करता रहता है, जिसको हम डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करने के बाद क्या खबर हुई है इसको ट्रेस कर लेते हैं और बड़ी जल्दी मालूम हो जाता है। अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह